तो आज की सबसे बड़ी खबर जापान से, जहां जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के सच्चे मित्र शिंजो एबे पर सरेआम एक युवक ने गोलियां चला दी और शिंजो एबे का निधन हो चुका है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। भारत ने किस तरीके से एक सच्चा मित्र खो दिया है। हमारे साथ दो खास मेहमान जो लगातार बने हुए हैं। अशोक सर, सच्चा मित्र, करीबी मित्र, वो मित्र जो हर उतार चढ़ाव के दौरान मजबूती से भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा, आज वो हमारे साथ नहीं। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत ही ये चर्चा करून पत्रव्यवहार करून त्यांना सांगितलेलं आहे की कुठल्या प्रकारचा ताफ्यात स्पेशल प्रोटोकॉल नको आणि त्याचबरोबर वाहन। अशोक सर, कुछ दिक्कत आ रही है सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं दोबारा अशोक सर का रुख करूंगी, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये हमलावर की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें आपको दिखाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि देखिए किस तरीके से ये हमलावर पत्रकार का रूप धरकर मौके पर मौजूद था। देखिए किस तरीके से आराम से वहां पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है, पत्रकार बनकर गया था। गन इसने इस तरीके से छिपाई थी कि किसी को शक ना हो कि गन लेकर गया है। ऐसा लग रहा था जैसे इसके हाथ में कैमरा है। दीपक सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक सर, ये भी हैरान करता है कि सख्त एक तरीके से कानून जापान के अंदर गन कल्चर के खिलाफ, और बावजूद इसके ये शख्स गन लेकर जाता है, मौके पर पहुंचता है और गोलियां दाग देता है शिंजो एबे। पहला सवाल जो आप पूछ रही हैं, सारी दुनिया पूछ रही है कि ये बंदूक क्या थी और ये जिन्होंने हमला किया उसके पास कैसे पहुंच गई। जवाब शायद इसका ये है कि इसने खुद बनाई है। जो तस्वीरें आपने हमको दिखाई हैं उससे लगता है तो ये एक इम्प्रोवाइज्ड या घर में बनी हुई डबल बैरल शॉटगन है, क्योंकि जापान में हथियार खरीदना आसान नहीं है। बहुत ही कठोर मेंटल हेल्थ टेस्ट होते हैं अगर आपने बंदूक खरीदनी, और फिर भी सिर्फ शॉटगन और एयर राइफल्स अलाउ किए जाते हैं। दूसरी चीज मैम, ये पत्रकार के रूप में गया था, क्योंकि लोग सोचते हैं कि अगर जर्नलिस्ट है तो वो कुछ बेईमानी नहीं करेगा, उसको जाने दीजिए। पहले भी मैंने देखा है अपने जीवन में, कुछ साल पहले अहमद शाह मसूद की भी हत्या इसी तरह अफगानिस्तान में हुई थी। दो अलकायदा के आतंकी पहुंच गए थे जर्नलिस्ट बन के और कैमरा फिर वहीं उन्होंने एक्सप्लोड कर दिया और उनकी हत्या हो गई थी। ये बहुत अब पुराना खेल हो चुका है जो इन्होंने किया है। लेकिन ये सही है मैम कि जो हम देख रहे हैं इस समय, खुशी का जो ये लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं चीन के अंदर और कुछ हद तक कोरिया में भी, क्योंकि दोनों के साथ जापान की रिलेशनशिप थोड़ी गंभीर रही है, कॉम्प्लिकेटेड रही है। ये जाहिर करता है कि इतना कुछ इसमें, कुछ दाल में कुछ काला है। जिस को व्यक्ति को पकड़ा है, पुलिस कहती है, वो कह रहा है कि इसमें कोई मेरा पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, तो पागल भी नहीं है, तो फिर कोई तो कारण होगा कि उसने मारा है उनको। और यही मुझे लगता है कि इसी एक ही देश का फायदा हो सकता है, क्योंकि इसने खुलेआम, शिंजो एबे ने कहा था कि दुनिया का नंबर 1 दुश्मन चीन है और चीन का वो जो नेता है पिंग पोंग वो है, और उसने कहा था कि पूरी दुनिया को अब इकट्ठा होके चीन का मुकाबला करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है मैम कि कुछ हद तक कुछ लोगों को फायदा हुआ है, काफी लोगों को फायदा हुआ है उनके निधन से। और जापान के जो इस समय प्रधानमंत्री है, उन्होंने कहा था ये बारबैरिक और मलिशियस अटैक है जिसे हम माफ नहीं करेंगे। भारत ने भी, जैसा आपने भी बताया, एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है, क्योंकि शिंजो एबे, उनसे मैं मिला हुआ हूँ 2-3 बार मैम, वो भारत के बहुत अच्छे मित्र थे। अशोक सर, जनहार का रुख करते हैं हम। अशोक जी, अगर मेरी आवाज मिल रही है आपको सर, तो कुल मिलाकर ये घटना जिस तरीके से अंजाम दी गई, सुरक्षा में चूक का मामला भी ये नजर आता है आपको क्या? देखिए, कुछ हद तक तो कह सकते हैं जो सुरक्षा में चूक का मामला है, परंतु मैं आपको 2 चीजें इसमें बताऊं जी। एक तो जब ये ऐसे देश हैं, पश्चिमी देश हैं, जैसे जापान हुआ या पश्चिम यूरोप के कुछ देश हैं, चाहे आप स्वीडन बुला लीजिएगा, डेनमार्क बुला लीजिए, या और ऐसे छोटे देश हैं, वहां पर एक तो ये गन कल्चर की रिवायत बिल्कुल भी नहीं है, तो इसीलिए उससे इतना ज्यादा थ्रेट या रिस्क या डेंजर, इतना ज्यादा खतरा नहीं होता है। दूसरा, वहां पर जो सिक्योरिटी है काफी रिलैक्स्ड होती है। जैसे वहां के जो प्रधानमंत्री हैं या उच्च मंत्री हैं, जैसे हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा होती है, वो वैसे वहां पर उन देशों में ऐसी नहीं होती है। जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, वो चाहे शाम को बाहर घूमने के लिए भी वो अपने आप ऐसे निकल जाते हैं, जा सकते हैं, और इतनी ज्यादा अपने साथ सुरक्षा कर्मी भी साथ में नहीं लेकर जाते हैं। तो इसमें भी हमने देखा है, जो वो थे वहां पर एक इलेक्शन रैली को एड्रेस कर रहे थे, क्योंकि वहां पर इलेक्शन होने वाली है, अभी करीब 200-250 लोग थे, तो उनके
सुरक्षा कर्मी तो साथ में थे, परंतु इतनी ज्यादा जिसे कहें जो चारों तरफ से उन्होंने घेर रखा हो, या अंदर जो आने वाले हैं, जो उनको सुनने वाले हैं, उनकी पूरी तरीके से तफ्तीश की जाए, तलाशी की जाए, जिससे कि कोई कुछ ऐसा सामान नहीं लेकर आ पाए। तो ऐसी कोई प्रोविजन वहां पर नहीं की गई है, और इसी का मेरे ख्याल से देखिए अभी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है जो ये वाला जो हमारे अभिन्न मित्र, परम मित्र शिंजो आबे के ऐसे जो निर्मम हत्या की गई है, ये एक वेकअप कॉल है। ये वेकअप कॉल है पूरी दुनिया के लिए, भारत के लिए तो बड़ा सदमा है ही। और ये प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जो ट्वीट है उसमें बिल्कुल अपने दिल का हाल उन्होंने खोलकर बता दिया है। एम्बेसडर सज्जनहार, जब आप वेकअप कॉल की बात करते हैं तो फिर आप किस तरीके से चेता रहे हैं, जरा इसको और विस्तार दीजिए सर। देखिए, सभी को अब अपनी सुरक्षा के लिए, चाहे कोई भी देश हो जहां पर सिक्योरिटी को थोड़ा रिलैक्स हो रहा हो या उसके ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाए या तवज्जो नहीं जाए, आई थिंक ये सभी जो देशों को, सभी नेताओं को अब पुरजोर तरीके से अपनी सुरक्षा को कड़ा करना होगा, पूरा करना होगा। मैं अपने बहुत ही अच्छे मित्र एम्बेसडर दीपक वोरा की बातों से सहमत हूं। देखिए, अगर एक देश है जिसके विरुद्ध उन्होंने पुशबैक किया, वो है चीन। जो उन्होंने, आपको याद होगा जब 2006 में भारत में आए थे शिंजो आबे, तो तब उन्होंने पहली मर्तबा इंडो पैसिफिक का ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो इनिशिएटिव है, इसको लॉन्च किया। और 2007 में वो चले गए और उसके बाद 10 साल तक इसके ऊपर कुछ खास काम नहीं हो पाया। 2017 में फिर राष्ट्रपति ट्रंप ने इसको आगे किया, उसमें शिंजो आबे भी जुड़े हुए थे, उसमें भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जुड़े हुए थे, और उस समय के ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं मैल्कम टर्नबुल, वो भी उसमें साथ में जुड़े हुए थे। तो इसीलिए हम देखते हैं जो अभी आजकल जो हम बात कर रहे हैं, क्वाड इस लेवल पर पहुंच गया है, इस स्तर पर पहुंच गया है जो पिछले 14 महीने में 4 समिट मीटिंग्स हो गई हैं। तो मैं कहूंगा इसका पूरी तरीके से श्रेय जो जाता है वो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे साहब को जाता है। बिल्कुल, इस बात का जिक्र एम्बेसडर वोरा भी कर रहे थे कि साहब चीन के खतरे को लेकर दुनिया को चाहे आगाह करना हो या फिर ये बताना हो कि किस तरीके से इसका सामना किया जा सकता है, उसके लिए जो क्वाड देश हैं उनको एक साथ जो लेकर आने की पहल, जिसका जिक्र यहाँ पर एम्बेसडर सज्जनहार भी कर रहे हैं। दीपक सर, कुल मिलाकर इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि सबसे ज्यादा चीन की नजर में अगर कोई खटकता होगा इस लिहाज से तो फिर वो शिंजो आबे। मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन शिंजो आबे के एक बहुत अजीज दोस्त हैं, वो भी खटकते हैं चीन को इस समय, क्योंकि डट के मुकाबला किया उन्होंने चीन का। आपने ये सवाल उठाया था कि क्या कोई सिक्योरिटी में कमी रह गई थी। हादसा हुआ है तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी में कमी तो हुई है, सिक्योरिटी लैप्स तो हुआ है। अगर एक सड़क पर गड्ढा है, मैं उसमें गिर जाता हूँ, गलती गड्ढे की है या मेरी है कि मैं देख नहीं रहा था? ऑब्वियसली देयर इज अ सिक्योरिटी लैप्स। अब सिक्योरिटी टाइट की जाएगी, बहुत से देशों में और टाइट की जाएगी। और अगर ये प्रूव हो जाता है, जो बहुत कठिन होगा सबूत देना कि ये अंतरराष्ट्रीय साजिश है, तो हम देखेंगे इसका फॉल आउट बहुत भयंकर होगा। अभी भी आप देख रहे हैं मैम, बहुत से देशों में चीनी नागरिक हो गए, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे रिसर्चर्स हो, वो अब वहां पर वेलकम नहीं है, खासतौर से पश्चिमी लिबरल डेमोक्रेसीज में। अब इसका और आप असर देखेंगे अगर ये साजिश एस्टैब्लिश हो जाती है। लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूँ, 50 साल मुझे हो गए हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, किसी को अगर फायदा होता है, मेरे को लगता है कि ये सिर्फ चीन को फायदा हो सकता है। सर, आपकी नजर में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सबसे बड़ी राजनीतिक घटना जो जापान में हुई? वो जापान का इतिहास नहीं है पॉलिटिकल असैसिनेशंस का। 1960 में एक लीडर के असैसिनेशन हुआ था, मैंने गूगल पे भी देखा था। वो टेलीविजन इंटरव्यू दे रहे थे लाइव, और एक व्यक्ति गया और छुरा घोंप दिया उनकी छाती में, मारे गए। उनका ये सिस्टम नहीं है। हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब एटम बॉम्ब गिराया गया था जापान के ऊपर और जापान का बहुत नुकसान हुआ था, शायद उसके बाद ये एक पॉलिटिकल एटम बॉम्ब जापान पे गिराया गया है और जापान को समय लगेगा, लेकिन उस सोसाइटी में भारत की सोसाइटी समाज की तरह रेजिलियंस है, क्षमता है, ताकत है, वो वापस आएंगे जरूर। शिंजो आबे ने जो मार्गदर्शन किया था जापान के लिए,
बोले कि भारत के साथ दोस्ती करूंगा। उन्होंने इमिग्रेशन के बारे में भी बात की, उनकी इकोनॉमी के बारे में भी बात की, एबेनॉमिक्स जिसको आप कहते हैं, बहुत सी चीजें थी। ही वाज अ मल्टी फैसेटेड पर्सन, हर चीज के बारे में सोचते थे। मैं इतना ही कहूंगा, मैं तो मैं जानता था उनको, मैं इतना ही कहूंगा कि सर जो टाइमिंग चुना गया इस हमले को अंजाम देने के लिए वोरा सर, और साथ ही साथ जो जगह चुनी गई इस हमले को अंजाम देने के लिए कि पश्चिमी जापान का नारा शहर बताया जा रहा है होंशु आइलैंड में जो है, और किस तरीके का उस पूरे शहर का अपना एक इतिहास रहा है, इसका भी कोई रेलेवेंस आप देखते हैं इस पूरी साजिश के पीछे? मेरा नहीं ख्याल है। सिर्फ यही है कि जो नारा शहर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जहाँ पे मैं गया हूँ, आप पीछे मेरे जो वर्चुअल इमेज देख रहे हैं वो टोगारी टेम्पल की है। वहाँ पर 15 मीटर लंबा गोल्डन बुद्धा है। तो वहाँ पे इतने बुद्धिस्ट विहार होते थे, इतने बुद्धिस्ट टेम्पल्स थे कि कैपिटल को नारा से शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि जापानी सरकार डरती थी कि ये बहुत शक्तिशाली हो गए वहाँ के बुद्धिस्ट टेम्पल। बहुत खूबसूरत कल्चरल कैपिटल है, यूनेस्को की कई वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। वो तो वहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए गए थे, एक पॉलिटिकल लेक्चर देने के लिए गए थे, और जिसने भी उनका कत्ल किया है, जो भी उसकी मोटिवेशन है, कहता है कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं था, पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं था, यहाँ तो वो पागल है। लेकिन मुझे लगता है कि उसने देखा कि कहाँ पर वो सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड होंगे। वो पीपल्स प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने भारत में भी देखा जब वो आते थे, जहां उन्होंने देखा कि कोई हाथ बढ़ा रहा है हाथ मिलाने के लिए, तो वो निकल जाते थे, सिक्योरिटी को पीछे रख के हाथ मिलाते हैं उनके साथ। पीपल्स पर्सन जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये जो है शिंजो आबे साहब, अब जो हुआ है मैम, बहुत ही बुरी बात हुई है। और जिस शहर को चुना है जहां बुद्धिज्म और शिंतोइज्म का प्रकोप बहुत ज्यादा है, वो अपनी एक दूसरी कहानी सुनाता है कि जिसने भी ये किया है उसने बहुत गलत किया है। बिल्कुल सर, आपका अनुभव क्या कहता है, ये भी मैं आगे जानना चाहूंगी आपसे। आज हमने देखा किस तरीके से जो जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, वो सामने आए और उनकी तरफ से जो रिजॉल्व दिखाया गया कि तह तक पहुंचेंगे हम, आखिरकार क्या वजह थी इस हमले के पीछे, वजह क्या रही है, वो सच क्या दुनिया के सामने आ पाएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि शिंजो आबे को भारत का सच्चा दोस्त पूरी दुनिया जानती है। सच्चे दोस्त शिंजो आबे भारत के, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी दोस्ती बेहद गहरी थी। प्रधानमंत्री मोदी और शिंजो आबे, इन दोनों के ही दौर में विकास के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच कई बड़े समझौते भी हुए हैं, और सबसे बड़ा समझौता तो बुलेट ट्रेन वाला भी कहा जाता है। 2017 में अहमदाबाद में इसकी आधारशिला रखी गई थी। बहुत ही सस्ते ब्याज दर पर जापान ने भारत को कर्ज मुहैया कराया, 0.1% की ब्याज दर पर। इसके अलावा भारत और जापान के बीच परमाणु करार हुआ। शिंजो आबे के ही राज में क्वाड का गठन हुआ, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और हम 4 देश शामिल हैं। तो कुल मिलाकर एशिया अफ्रीका कॉरिडोर पर समझौता भी शिंजो आबे के दौर में ही हुआ है। भारत और जापान के बीच सैन्य करार भी हुआ, और हाल ही में वाराणसी में जो रुद्राक्ष सेंटर है उसका भी उद्घाटन किया गया था। उसका करार भी शिंजो आबे के शासनकाल में ही हुआ था। क्योटो और काशी दोनों दुनिया के ऐसी 2 सांस्कृतिक शहर, सांस्कृतिक नगर, जिनको किस तरीके से विकसित किया जाए, इसका एक साझा खाका जो दोनों नेताओं की तरफ से खींचा गया। और इसकी एक बड़ी वजह दोनों नेताओं की आपसी जो दोस्ती थी, जो परस्पर मित्रता थी, कहीं ना कहीं वो बनी। इस दोस्ती पर मैं आपसे बात करूं एम्बेसडर वोरा, उससे पहले वो बात एक तरीके से जो रिजॉल्व में दिखी जापान के प्रधानमंत्री किशिदा के, कि आखिरकार वजह क्या थी, उस तह तक पहुंच के रहेंगे। आपका अनुभव क्या कहता है सर? इस तरीके की साजिशें, इस तरीके के षड्यंत्र पुख्ता तौर पर क्या कभी सुलझ पाते हैं, खुल पाते हैं ये रहस्य? 50 साल हो गए हैं मुझे डिप्लोमेसी में मैम। अनफॉर्चुनेटली मेरा तजुर्बा ये कहता है कि बहुत कठिन होता है सच्चाई तक पहुंचना। बहुत से बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं हमारे अपने देश में, असैसिनेशंस हुए हैं, लोगों ने इंटरनेशनल कंस्पिरेसी की बात की, लेकिन कभी कुछ सबूत नहीं मिलता, क्योंकि जो लोग इसमें शामिल होते हैं वो अपने पैरों के निशान या हाथ की उंगलियों के निशान छोड़ के नहीं जाते। ये बड़े सोच समझ के किया जाता है जो भी किया है। और एक एक्स सोल्जर का उन्होंने प्रयोग किया है, कैमरा को, बंदूक को कैमरा के रूप में उसने कैमोफ्लाज किया था, एक साधारण जर्नलिस्ट या साधारण नागरिक के रूप में वहां गया था। तो ये बड़ा सोच समझ के कदम उठाया जिसने भी उठाया है। और मुझे नहीं लगता, अगर जो मेरा विचार है पर्सनल, कि ये इंटरनेशनल इसमें कोई रोल है, लेकिन उसको ढूंढना, उन लोगों को पकड़ना जो इसके पीछे है,
ये बहुत मुश्किल होगा, बहुत कम होता है। और कई बार मैं इतना भी बता देता हूँ, ये थोड़ा सा जो मैं कहने जा रहा हूँ ये सिनिकल है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं भाई हमें पता है कौन इसके पीछे था, लेकिन हमारे जो द्विपक्षीय संबंध है उनको बिगाड़ना नहीं है, तो अब जाने दीजिए, भूल जाइए इसको। ऐसा भी कई बार मैंने देखा है अपनी जिंदगी में होता और अब है। यहाँ से लेकिन अगर दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जाए, बहुत मुश्किल है। देशों के रिश्तों की आपसी बातचीत की जाए, उसमें किसी तरीके का कोई बदलाव जो आपको लगता है कि ये तो होकर ही रहेगा आने वाले समय में? बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा द्विपक्षीय संबंधों के बारे में बात करना चाहता हूँ। जी, प्लीज। एक बहुत अच्छी चीज जो हमने की थी पिछले साल जनवरी में, हमने एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया। आप भी उसके बारे में जानते हैं, मतलब इतने लोग नहीं जानते। जो स्ट्रक्चर्ड इमिग्रेशन हम कर रहे हैं, हमारे लोग जापानीज लैंग्वेज सीखते हैं, वहाँ का कल्चर सीखते हैं, वहाँ काम करने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जापान की जो आबादी है वो कम होती जा रही है। 127 मिलियन, 13 करोड़ के आसपास है, 12.7, और कहते हैं कि 25% कम हो जाएगी अगले 40 साल में। इसका क्या मतलब है कि फिर आपके बुजुर्ग होते जाएंगे। 49 ईयर्स तो वहाँ की ऑलरेडी मीडियन एज है, भारत की 29 है। दुनिया का सबसे बुजुर्ग देश बन चुका है जापान। उन्हें किस चीज की जरूरत है? यंग टैलेंट की। हमें किस चीज की जरूरत है? हमें जरूरत है जॉब्स की। तो अब माइग्रेंट वर्कर्स जापान में हैं, वो एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चर में, केयर गिविंग में बहुत गए हैं। और जो हमने अग्रीमेंट साइन किया है उनके साथ, हमने यही एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें हम जापान के साथ मिल सकते हैं। जापान को चाहिए लेबर, क्वालिफाइड लेबर, अनडिमांडिंग लेबर भारत देता है, और हमारे जो यंग डायनामिक लोग हैं उन्हें जॉब्स चाहिए जो जापान दे रहा है। और ये जो अग्रीमेंट हमने साइन किया है, इसमें हमने 14 कैटेगरीज कवर किए हैं, जैसे कि नर्सिंग, बिल्डिंग, मटेरियल प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एटसेट्रा, ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस, एविएशन, होटलरी, बहुत सी चीजें हैं। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।